शुरू किया जाए। हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और सबकी जेईई एडवांस को लेकर के जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज को बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही ढंग से अटेम्प्ट करो और जब आपको डीपीपी अटेम्प्ट करना हो तो लाइक ए पेपर की तरह अटेम्प्ट किया करो। 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास में हर डीपीपी में। 50 मिनट्स का टाइम लेके आप बैठो हो ना। प्रॉब्लम्स को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, कुछ सिंपल कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। कहाँ पर आपको कितना टाइम देना है, कहाँ पर आपको कितना टाइम नहीं देना है, हर बात का ध्यान रखना है। मान लो प्रॉब्लम है आसान पर लेंदी है, उस चक्कर में हमारी 2 प्रॉब्लम छूट जाती हैं, तो वो तरीका गलत है। तो पहले कर लो, बाद में उसको कर लेना। मार्क्स तो दोनों के बराबर ही आ रहे हैं ना। चलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अपना डीपीपी नंबर कौन सा है? डीपीपी नंबर 13 है और ये अपना डे 13 का टास्क है, मतलब 13वें दिन का अपना ये टास्क है। ठीक है, तो इसमें हम जो सीखने वाले हैं, तो पहले हमारे पास कुछ सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ये सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 3 हमारे पास सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स दी हुई है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक, यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम्स का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है ना, कि ये अपना इंटीग्रेशन पर आ गया, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर आ गया, ये अपना कॉनिक सेक्शन पर हो गया ना, फिर मैट्रिक्स आ गया, फिर पैराबोला काइंड ऑफ आ गया, फिर हमारे पास कैलकुलस, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी वेओडी, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स आ गया ना। चलो ठीक है, बाद में इसका आंसर की तरह क्या, देन अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा बच्चों देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आसान है। इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। कभी भी से इंटीग्रेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, सॉल्व कैसे करते हैं पहले समझो। प्रॉब्लम को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, dx। ठीक है, अब देखो एक इस तरह का आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ दिस टर्म है ना। पहला काम तो क्या करा करो, इसको सिस्टमेटिक वे में लिखो। x पावर में लिखते हैं, 2/3 लिखा। नाउ उसके बाद में ऐसे क्या लिखूंगा, 2 + 3x पावर में से कितना लिख देंगे हम, 4/3। ठीक है, अच्छा जैसे आपने इसको देखा, यहां से अगर आप देखो तो m + n, अगर मैं पावर्स का सम निकालू तो भैया ये कितना आ जाएगा, 2 + 4 अपॉन में 3 आ रहा है। मतलब ये तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। मतलब पावर्स का सम 2 आ रहा है, ऊपर लेके जाएंगे तो सम -2 बोल सकते हैं। अच्छा ये तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि नहीं होता बच्चों? हाँ सर जी, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपने आप एक प्रॉपर तरीका होता है। अब आप लोगों ने सीखा है तो ठीक बात है, नहीं सीखा है तो अब देखो इस वीडियो के माध्यम से सीख जाओ, या फिर कहें इस सवाल के माध्यम से सीख जाओ। तो सीखो, पहला काम किसी के भी स्क्वायरिंग से ना, मान लो x या फिर इसके स्क्वायरिंग से डिवाइड करते। चलो मैंने x² से डिवाइड लगाया ऊपर नीचे, ऐसा लगा दो। पहला काम तो यहाँ इस तरह से करना जैसे मैंने किया ना। उसके बाद में आप क्या कराओगे, dx तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस 2/3 को नीचे लेके जाएंगे तो ये 2 - 2/3 बनेगा, तो ये बन जाएगा 4/3। मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 + 3x अपॉन में x बनेगा, और एक पावर में कितना आ जाएगा, 4/3 यहाँ से आ जाएगा, और 1/x², तो यहाँ लिखा हुआ है। अरे वाह गुरुजी, अब तो बहुत आसान हो गया ये सवाल। हाँ आसान हो गया। अब क्या करना चाहिए आप लोगों को, सॉल्व। तो पहला काम, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ 2 + 3x अपॉन में x है। इसको मैं t मान लेता हूँ, t⁴ मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। 2/x प्लस का 3 यहाँ से लिखा, जैसे टी लिखा हुआ, डिफरेंशिएट किया तो -2/x² यहाँ से है, dx यहाँ से आ जाएगा, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/dx/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt/2 लिख देंगे। मतलब सो चलो मैं यही लिखता हूँ, या फिर यहाँ लिख लेते हैं, माइनस साइन तो चलो आ गया, इधर लिखते हैं -dt/2। चलो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अपॉन में dt/2 तो हमने लिख दिया -dt/2। इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, t⁴ आ जाएगा। 1dx/x², ये सब किससे रिप्लेस हो गया, -dt/2 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद तो क्या बना हुआ है, t⁻⁻⁴/3 लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट कराएंगे और माइनस का हाफ बाहर दे रखा है हमारे पास। क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो -½ तो रहने देते हैं। ठीक है, तो t⁻n+1 अपॉन इतना आएगा, तो t⁻−1/3, तो चलो हमने यहाँ से लिखा -1/3 से डिवाइड लगाएंगे और प्लस का c आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3/2 करके आ जाएगा आंसर, 3/2 और t पावर में 1/3।
ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं। टी का वैल्यू हमारे पास में ये आ रहा है 2 + 3x अपॉन में x, पावर में कितना आ रहा है 1/3 आया। ठीक है, ये अपना आंसर आया 3/2 x पावर है ना, तो 2/3 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। पहली बात ना क्यूब रूट ऑफ करके दे रखा है तो x अपॉन समथिंग है ना। ठीक है, x अपॉन समथिंग 2 + 3x ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट का आंसर ए हुआ। बहुत ही आसान प्रॉब्लम, बस आपकी एक बार प्रैक्टिस करनी थी आपको, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत क्लियर है ना, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ना, आसान था, मतलब बहुत सही, मतलब आसान होना भी जरूरी है ना। हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैटर ये करता है क्वेश्चन डिफिकल्ट हो आसान हो, इट डजंट मैटर फॉर मी, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये मैटर करता है। इफ ABC है, ऐसे कुछ दे रखे हैं हमारे पास, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अगेन एक बढ़िया प्रॉब्लम, और सॉल्व करने का अप्रोच डिपेंड करता है ना। मान लो A यहाँ लिखा हुआ है, B यहाँ लिखा हुआ है, C यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास में इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मैं डायग्राम में कुछ यहाँ दिखा देता हूँ। मान लेते कि ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और इस लाइन को आगे मैंने यहाँ एक्सटेंड किया, मान लेते कि डी पॉइंट पे आगे कट कर रहा है। इसका मुझे क्या चाहिए, DR चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं। क्या तरीका, कुछ तरीके हो सकते हैं। देखो बच्चे क्या क्या सोचा होगा, ए के कोऑर्डिनेट पता है कितना है हमारे पास, -1, 2, 3। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 0, 6, -6। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 4, -1, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मान लो अगर इसके अलोंग में वेक्टर निकाल दूं, ठीक है, ये बी कैप वेक्टर आ जाएगा, इसके अलोंग वेक्टर बी वेक्टर निकाल देते हैं, इसके अलोंग सी वेक्टर निकाल देते हैं। तो इंटरनल डायगोनल के अलोंग वेक्टर तो कितना बनेगा, बी कैप प्लस सी कैप, और एक्सटर्नल के अलोंग वेक्टर कितना आ जाएगा, बी कैप माइनस सी कैप वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो आप ये कर सकते हो, ये वेक्टर बी निकालो, ये वेक्टर सी निकालते हैं और उसके बाद में बी कैप माइनस सी कैप लगा देते हैं, एक तरीका। ठीक है, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि आप एक और तरीका लगा सकते हो, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाल दो। कैसे, पॉइंट डी है जो लाइन सेगमेंट BC को कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो बता देते हैं ना। चलो दो मेथड, M1 ऐसे बताते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो आएगा उसके अलोंग वेक्टर कितना आएगा, बी कैप माइनस सी कैप, एक तरीका। दूसरा तरीका M2, हमारे पास में क्या आ सकता है, डी के कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं कैसे, DB अपॉन DC का जो रेशियो आएगा DB, तो इसे करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ कितना आ जाएगा, AB साइड लेंथ लिखेंगे, DC लिखेंगे तो इसे करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ AC लिखेंगे। ठीक है, तो DB, तो ये रेशियो पता है हमें पूरा AC है ना, तो DB अपॉन DC का अगर हमें रेशियो मालूम है तो हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम चल गए, दो पॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, DR निकाल सकते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। चलो मैं वेक्टर वाला तरीका लगाता हूँ, ये आसान है ना, दोनों ही आसान है होने को, तो वेक्टर भी निकालते हैं। तो वेक्टर भी जब निकालेंगे तो इसके अलोंग वेक्टर निकालेंगे, 5 माइनस ऑफ दिस करेंगे तो 6, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, या फिर चलो IJK के फॉर्म में लिख देते हैं। 5 माइनस ऑफ समथिंग कराएंगे तो 1 कराएंगे तो ये 6i आ जाएगा, उसके बाद में 0 माइनस ऑफ करेंगे तो -2j यहाँ से आ जाएगा, और उसके बाद में -6 और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, AB वेक्टर, ये -3 आ रहा है, सॉरी 1, 2, -3, 5, 0, -6 ना, -6 और यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3k कैप आ गया, ये आ गया वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर सी और लिख लेता हूँ मैं, यही लिख लेते हैं छोटे से उसमें, वेक्टर सी 0 माइनस ऑफ समथिंग कराएंगे तो आई कैप यहाँ से आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ दिस कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2j कैप बन जाएगा, -1 ऑफ दिस कराएंगे तो प्लस का 2k कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, बी कैप माइनस सी कैप निकालते हैं, तो बी कैप कितना आ जाएगा हमारे पास में 6i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 3k कैप, अपॉन में जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, √36, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 4 यहाँ से आएगा, प्लस का 9, बी कैप ये आया। सी कैप वेक्टर लिखते हैं तो i प्लस ऑफ 2j प्लस 2k कैप, हमने ये लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, √a² प्लस b² प्लस c² कराएंगे तो ये अल्टीमेटली 7 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है ना, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कितना आ जाएगा, 18 - 17, सॉरी 7 कितना आ गया, 11 आई आया।
इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 14 जे, -6 और -14 जे, -20 है ना जी कैप। इसको दे गया तो मल्टीप्लाई माइनस का 9 के, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 18 के, तो -27 के कैप। ये लगा दिया हमने। अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 को तो वैसे ही हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डी आर समय लिख रहे हैं तो डी आर वगैरह लिखना होता तो उस 21 वगैरह को ऐसे मीनिंग नहीं होता ना। अब कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, तो 11 - 20 माइनस ऑफ 27। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलती किया है क्या। माइनस का 9 तो यहाँ से किया और 14 यहाँ से किया, तो 14 और 9 -23 हुआ ना। सॉरी, ये क्या लिख रहे हैं, -23। ठीक है, तो हमने माइनस साइन से डिवाइड कर दो तो -11, 20 और 23 ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो इसके डी आर क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के ये डी आर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हो ना। बहुत ही सही प्रॉब्लम, छोटा सा आसान सा प्रॉब्लम था, करने योग्य प्रॉब्लम था। ओके, सेकंड का आंसर क्या है, ए है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम। ये है थोड़ा जानदार प्रॉब्लम, यहाँ पर थोड़ा सा सीधे हो जाते हैं ना ताकि ढंग से समझाते हैं। समझो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास में क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं, जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस बात का ध्यान रखना है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ये हमारा कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कर्व की बात करें तो भैया एलिप्स होगा, इस कर्व की बात करें तो सर्कल होगा। ये पता है ना, 2a कैसा आ रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा आएगा ना। ठीक है, अब एलिप्स के अगर बारे में बात की जाए तो अब देखो इसका चित्र बनाते हैं। एक पॉइंट तो कितना आ रहा है हमारे पास में 1,0 आया, तो 1,0 तो यहाँ कहीं आया फोकस। दूसरा हमारे पास में कितना आ जाएगा 0,-1 आ जाएगा। इस लाइन को मैंने ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, ये रहा ना। अब मुझे चित्र बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा, ये मेजर एक्सिस है हमारे पास है ना एलिप्स का, तो ये एलिप्स का ऐसे कोई एक रफ डायग्राम बना है हमने। ठीक है, बहुत ध्यान से ध्यान देना है ना। सेंटर अगर मैं इसका सेंटर लिखूं तो भाई कितना आ जाएगा 1/2, -1/2, ये एलिप्स का सेंटर आया है। ठीक है, पहले एलिप्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो 2a का वैल्यू तो 4 आ गया, साथ में एक और बात समझा जाए, 2ae का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा √2 आ रहा है। मैंने क्या बोला, इस फोकस और इस फोकस के बीच का डिस्टेंस √2 आया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू तो चलो यहाँ से 2a का वैल्यू मैंने 4 रख दिया, 2a का वैल्यू 4 रख देंगे, 4e बराबर कितना आ जाएगा √2 आ गया, और e बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/4 √2 आ गया। ठीक है, तो b स्क्वायर का वैल्यू और निकाल लेते हैं इन केस ऑफ एलिप्स, a स्क्वायर माइनस ऑफ ae का होल स्क्वायर। a स्क्वायर तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 ना, a का वैल्यू 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 आ जाएगा, ae का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 माइनस और ये कितना आ जाएगा 7/2 आया, b है ना। अच्छा, b स्क्वायर ये निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं कुछ समझ में आई ना, तो निकाला वो अभी आप समझ जाओगे ना। अच्छा, अब आगे का आप सवाल समझते हैं। ये तो एलिप्स के लिए रहा, सर्कल पे बात करते हैं। z-1/2 प्लस i/2, 2 तो ले लिया कॉमन, यहाँ डिवाइड लगाया, √14/2, तो इसको 2 × 7 लिखते हैं, अपॉन में यहाँ 2 लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह दिखा देते ताकि आपको सब कुछ सही से दिखाई देता रहे ना। √7/2 है ना, ये आया। तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है √7/2 आ रहा है। और सेंटर की बात की जाए तो z -1/2, -i/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया √7/2 आया। मतलब सर्कल के अगर सेंटर देखें, सेंटर वही आ रहा है जो इलिप्स का सेंटर आ रहा है, और जो हमारे पास में ये जो रेडियस आ रहा है वो कितना √7/2 आ रहा है। अच्छा, बी अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो कितना √7/2 आ रहा है। मान लो अगर कुछ इस तरह से डायग्राम बना है तो सर्कल तो भैया कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ टच करता हुआ जाएगा, यहाँ से टच करता हुआ, यहाँ से टच करता हुआ। तो भैया सर्कल कुछ ऐसा बना, तो कितने सारे पॉइंट पे टच कर रहा है 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए 2 आए ना। क्यों बच्चों, 2 आंसर होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। तो क्या आंसर होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको
तीसरा क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आ गया ना, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स थी, बिल्कुल भी लेंथी प्रॉब्लम्स नहीं थी ना। ठीक है, तो थर्ड का आंसर भी यही सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और दैट इज मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम, और दैट इज शानदार प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना, बात समझो, इसके पीछे की बातें समझो। अगर आप डायरेक्ट आंसर्स देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखो। ठीक, पहली बात, प्रॉब्लम को खूब सारा अटेम्प्ट ले लिया है, देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। अदरवाइज तो क्या है कि उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं। सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स, जो भी नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं इसके, उनके जो रियल पार्ट्स आएंगे उनका सम ऑफ दिस इक्वेशन ए बिलोंग्स टू रियल नंबर कैन बी, क्या हो सकता है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से ना। देखो, पहली बात तो क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक के चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक नहीं, उसका नाम थ्योरी ऑफ इक्वेशन होना चाहिए ना। सम ऑफ रियल रूट ऑफ नॉन रियल रूट्स, सॉरी सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स ना, ये फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, अब समझाते हैं प्रॉब्लम को, सोचना समझना स्टार्ट किया जाए। देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं अगर एक बार फिर से लिखता हूँ, एक्स पावर 4 माइनस ऑफ 6x³ प्लस ऑफ 10x² माइनस 3x प्लस a बराबर अगर 0 लिखा, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, 6 यहाँ है, 3x है ना। एक बात ये समझो थोड़ी देर के लिए, अगर इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं, 9x² प्लस x² माइनस 3x प्लस का a बराबर 0। वाह गुरु जी, आपको ये बात कैसे समझ में आई? ये बस आप भी समझ जाओगे जैसे मैं अगर ये दो टर्म्स लिख दूं। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा। अब इन दोनों पार्ट्स को आप देखो, इस वाले पार्ट को पूरा आप देखो, तो इसको अगर मैं देखूं तो भैया x² माइनस 3x का होल स्क्वायर है कि नहीं? अरे वाह गुरु जी, ये क्या बात हुई। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो ये x² माइनस 3x प्लस a बराबर 0, ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एकदम सही बात है। अगर एकदम सही बात है तो x का माइनस 3x को मैं t मान लूं, बिल्कुल t मान लो, तो t यहां से माना, t यहां माना, प्लस का a माना बराबर 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया। और बाई क्वाड्रेटिक को जब भी सॉल्व करना होता है तो उसको सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट फंडा नहीं होता, बस उसके अंदर हिडन इंफॉर्मेशन को समझना होता है। कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेथड एक ये बता रहा हूँ। ओके, वन ऑफ द मेथड मतलब वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखो t बराबर है क्या, x² माइनस 3x। जैसे ही आपने इसमें t में मैप किया है तो हमेशा t के कंडीशंस लिखा करो। अब देखो, इसका डायग्राम बनाएंगे तो 0 से पास कर रहा है, 3 से पास कर रहा है, ये आ जाएगा वर्टेक्स कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा मिड पॉइंट। और 3/2 पे जब वैल्यू निकालूंगा मैं, t का जो वैल्यू आएगा 3/2 यहाँ पुट कराएंगे तो 9/4, 3/2 पुट कराएंगे तो माइनस ऑफ 9/2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 9/4 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर इतना आ गया, ये आया। अब देखो, आप बात को यहीं से समझना है, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स। ठीक है, अब देखो पॉइंट को समझो, ये t में क्वाड्रेटिक है तो यहां से t की दो वैल्यू आएंगी, एक t1 आएगा और एक t2 आएगा। सही बात है, मान लो इसकी वैल्यू क्या होगा, एक तो ये t1 के बराबर होगा या फिर ये t2 के बराबर होगा। यही हुआ ना बात को अगर समझा जाए तो। ठीक है, अगर मान लो कि आपने इसको t1 के बराबर किया या t2 के बराबर किया, अब देखो इसका ग्राफ आपने बना ही लिया। अब y बराबर t1 अगर मान लो इस तरह से चला गया, तो इस तरह से चला गया तो करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2x की वैल्यू ये आ जाएंगी। तो इस बात को बहुत ध्यान समझो, y बराबर t1 का ग्राफ अगर ये हुआ, येलो लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, अगर ये ग्राफ हुआ तो करस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यू आ जाएंगी, और t2 मान लो कुछ ऐसे हुआ तो इसे करस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यू आ जाएंगी, मतलब रियल सॉल्यूशंस आ रहे होंगे हमारे पास। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर रियल सॉल्यूशंस ना आए तो ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक t1 का वैल्यू मान लो नीचे की साइड आ जाए। ठीक है, तो चारों ही रूट्स रियल हो जाए, मतलब सॉरी चारों ही रूट्स या तो इमेजिनरी हो,
पहली बात तो देखो इस तरह से समझो, T1 का ग्राफ भी ऐसे बनाया हमने और T2 ग्राफ भी ऐसे बनाया, चारों ये रूट कैसे इमेजिनरी है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स माइनस T1 बराबर T1 लिखा है, माइनस T1 बराबर 0। तो भैया एक तो ये कंडीशन लिखी, दूसरी कंडीशन क्या लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस T2 बराबर 0। ठीक है, ऐसा लिखा। अब मान लो कि इसके रूट अगर T1 और T2 अगर इस 9/4 माइनस 9/4 से अगर नीचे आ रहे हैं तो इसके रूट्स भी इमेजिनरी आएंगे, तो इमेजिनरी आएंगे तो भैया मैंने मान ली अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1 के फॉर्मेट के। दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा 1 माइनस आयोटा बीटा 1 के फॉर्मेट का होगा। ये कोफिशिएंट रियल है तो कॉन्जुगेट पेयर में आने। अच्छा, सम ऑफ रूट जब लिखोगे तो 2 अल्फा 1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर इसके रूट अगर मैं मान लूं अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2 के फॉर्मेट के हैं तो दूसरा रूट क्या आएगा, अल्फा 2 माइनस आयोटा बीटा 2 के फॉर्मेट का आएगा। सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 3 आ गया। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर दोनों ही अगर नीचे आ रहे होंगे तो इन दैट केस तो भैया सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ नॉन रियल रूट, इन दोनों का सम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 6 कब आएगा, जब T1 T2 दोनों ही 9/4 से नीचे की साइड होंगे, पहली बात। अच्छा अगर मान लो तब इतना आएगा, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स, रियल पार्ट अल्फा 1 इनके सबका सम ना। अच्छा अगर मान लो एक रूट अगर 9/4 से बड़ा हुआ तो x की 2 रियल वैल्यूज आ जाएंगी ना, दूसरे से 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना। इमेजिनरी रूट्स मान लो अगर एक T1 इससे इमेजिनरी है मान लो, तो यहाँ से जो रियल पार्ट आ रहा है उनका सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। ठीक है, तो कितना आ सकता है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ नॉन रियल रूट कितना कितना आ सकता है, या तो आंसर 3 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या आंसर आएगा इसका, ए एंड सी। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी और बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, नाजुक सी प्रॉब्लम थी ना। अगर आपने ढंग से अगर पॉइंट पकड़ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फोर्थ का आंसर ए और सी, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट ना। नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। पूछा गया है, देखो एक कॉनिक दे रखा है आपको ना, पढ़ रखा होगा आपने है ना, अच्छे से अटेम्प्ट कर रखा है। तो कॉनिक दे रखा है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, काइंड ऑफ समथिंग ऐसे पूछा हुआ है ना। मतलब कॉनिक के बारे में अगर पता चल जाए तो आगे की बात बड़ी आसान सी है। ठीक है, तो पहले हम कॉनिक के बारे में पता करते हैं। वही कॉनिक कौन सा, कॉनिक को बहुत ही अच्छे ढंग से सजा के ऐसे लिखा हुआ है। पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो देखो x प्लस का x तो 2x बनेगा, y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, -2 और 1 सब कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, x प्लस का y माइनस का 2, और यहाँ से x माइनस y और प्लस का 2, ये आ गया प्लस साइन, 1/y माइनस x प्लस 2 बराबर 0, ये आया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके पहले मैं कॉनिक को फाइंड आउट करते हैं कौन सा कॉनिक है। अब क्या करते हैं, 2x y माइनस एक्स प्लस का 2 हमने यहाँ लिखा प्लस साइन हो, x प्लस वाई माइनस का 2 तो हमने यहाँ लिखा, और दिस इज x माइनस वाई और प्लस का 2 बराबर में अपॉन में टर्म आएगा, सब वो 0 में चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2xy माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4x, तो ये आया x प्लस वाई माइनस 2। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x माइनस ऑफ वाई माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसे कुछ लिखा है ना। पहले सिस्टमेटिक लिख लेते हैं ना तसल्ली से, 2xy माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 4y आएगा, दैट इज प्लस का 4y, और प्लस का 4 बनेगा, दैट इज माइनस का 4 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई। एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो माइनस का x स्क्वायर यहाँ से बना, माइनस का y स्क्वायर बन रहा है, और प्लस का 2xy। पहले तो इन टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, उसके बाद में 4x यहाँ से, 4y यहाँ से, माइनस का 4 है, प्लस का 4x माइनस का प्लस का 4y और माइनस का 4 बराबर 0। इसको देख करके अब आपके दिमाग में एकदम से घंटी बजनी चाहिए कि वाह यार ये तो समझ में आता है सर जी। कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जब मैं तैयारी करता था ना तो मेरे सर ने सिखाई थी, सर ने सिखाया होगा कॉनिक सेक्शन में ना।
मैं सिखाता हूँ ना क्लास में अपने। इसको तुमको उस साइड ले जाओ, और उस साइड ले जाओ तो मैंने लिखा है इस साइड, ये ना एक तरह से 2xy, ये टर्म आ गया 4x प्लस का 4y, 4 तो ले लेते कॉमन, और x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0, ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो काम की बात यहां से शुरू होती है, तो ये तो लिखा हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 यहां से लिखा हुआ x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब समझना शुरू करते हैं यहाँ से। अच्छा देखो, इस प्रॉब्लम में एक खास बात हुआ करती थी क्या, कि इन दोनों लाइनों को आप देखो तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो दो परपेंडिकुलर लाइंस को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मान सकता हूँ। ठीक है, जब मानेंगे तो पहले अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड भी लगाओगे, एक्स प्लस वाई तो रूट 2 से यहाँ से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में यहाँ रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई और कर दिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस को अगर समझा जाए और भूजा जाए तो भैया 4 से 2 से कट जाएगा ना। इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूं तो पैराबोला लिखा हुआ है, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x, 4a, और दिस इज पार्ट इज x, और यहां से 2 से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2 रूट 2। तो भैया 4a बराबर तो कितना आ गया, 2 रूट 2 आया पहली बात। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आ गया, जरूरत पड़ी तो अपना काम में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस कॉनिक कितना आ जाएगा, 4a, मतलब x जो कोफिशिएंट आएगा ये आ रहा है 2 रूट 2, यही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन होगा बच्चों बी। फोकस ऑफ द कॉनिक्स एंड वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक्स, तो फोकस एंड वर्टेक्स निकालना है, तो ये तो यहीं से निकाल सकते हो ना। पहले फोकस से पहले वर्टेक्स निकाल लेता हूं मैं। वर्टेक्स कितना आएगा, 0,0, मतलब x का वैल्यू भी 0 एंड y का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। x हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में रूट 2 बराबर 0, एंड y कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई अपॉन में रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अरे यार वो क्या कर दिया मैंने, यहां से माइनस साइन आएगा है ना, कितनी बड़ी गलती हो रही है, तभी कह रहे हैं कि हो क्या रहा है ना, यहाँ माइनस साइन आएगा, इसको साइड ले जाएंगे तो ना, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस थी ना, इन्हीं को जब ध्यान में रखना है तभी तो बात बननी है ना। बस क्या है कि मेरे दिमाग में मुझे पता था ये, क्योंकि मैं सब कर चुका हूँ ना, तो मुझे क्या फील तक भी नहीं आता कुछ उसको सोल्व करते टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बस मुझे पता रहता है सारी चीजें क्या होना है क्या नहीं होना, इनका भविष्य मुझे पता होता है ना। चलो यहाँ तक है ना, माइनस 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 साइन रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा ना, वेरी गुड ना, देखो मुझे मालूम चल गई गलती ना। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ से 0 ना, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 0 है, मतलब क्या बोल दिया, x माइनस वाई यहाँ से है और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 1 लिख लेते हैं। दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू तो हाफ आ जाएगा, और x का वैल्यू हाफ आया तो y का वैल्यू भी हाफ ही आ रहा है, x बराबर y, ऐसा कुछ आया तो वर्टेक्स तो आ रहा है हाफ कॉमा हाफ, जो कि गलत हो गया। जब फोकस के बारे में अगर बात करें, अगर मैं फोकस लिखूं इसका, तो फोकस कितना आ जाएगा, a कॉमा 0, मतलब x का वैल्यू a और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है x है ना, x का वैल्यू आया x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में रूट 2 आया, और a का वैल्यू कितना आ रहा है 1 बाई रूट 2 आया, y का वैल्यू कितना आ रहा है x माइनस वाई अपॉन में रूट 2, y बराबर 0, तो यहाँ से कितना है, x बराबर y आ गया, y बराबर x है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, और x बराबर y है, तो भैया 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर 1 है तो y बराबर 1 आ रहा है ना, तो कहीं कुछ गड़बड़ दिया है क्या, फोकस ऑफ द कॉनिक इज 3/2, 3/2, कहीं कुछ गलती कर दी क्या हमने। पांचवें का आंसर कुछ क्या दिया, फिफ्थ का आंसर बी एंड सी, बी तो ये हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ना, हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, तो सही है। सी फोकस 3/2 ना,
तो हमने क्या लिखा, फोकस आ जाएगा a,0 आएगा तो कैपिटल एक्स का वैल्यू कितना हुआ, एक्स प्लस वाई माइनस 1/√2 बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ रहा है, 4a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से कैंसिल कराएंगे तो 1/√2 आ जाएगा। 2 से 2/√2 यहाँ से आया ना, माइनस का 1 यहाँ से आया, 2x बराबर इतना आ रहा, y बराबर x हो। y बराबर x और x बराबर 1 आ गया। कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 4a तो 2 यहाँ से आ जाएगा, √2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ गया। ठीक स्टूडेंट, अपना आंसर सही है ना, या फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लेना एक बार, कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी ना। ठीक है, चेक कर सकते हो। मतलब आपको क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थीम समझ में आ गया। अगर हमने सब कुछ सही किया तो फिर आंसर ये नहीं आ रहा होगा ना, या फिर कहीं ना कहीं गलती जरूर रही होगी, आंसर में मिस्टेक नहीं है ना। आप कहीं कैलकुलेशन चेक कर सकते हो एक बार, है ना। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्लास में स्टूडेंट कराई जाती हैं, आप लोगों को सीखा होगा, आपने नहीं भी सीखा है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कंसेप्ट आप सीख चुके हो ना, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। इस प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है, दो परपेंडिकुलर लाइंस का कोऑर्डिनेट एक्सिस मान सकते हो। उस मानने से पहले आपको √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ना। और इस वाले पार्ट को हम y और इसको x, सब एक्सिस कुछ भी मान सकते हो, x या y, है ना। बट क्या y² = 4x एक स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, जिसके बारे में हमें सारी जानकारी बहुत अच्छे से पता रहता है ना। ओके बच्चों, चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, पैराग्राफ रखा है। पैराग्राफ में क्या है हमारे पास, 6 और 7 नंबर का पैराग्राफ रखा है ना। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम इसमें एडिशनल है ना। ठीक है बच्चों, अच्छा समझिए, ABCD विद रियल नंबर दे रखा है, सच दैट कि हमारे पास में ये कंडीशंस दे रखी है। ओमेगा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आगे आपसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा और वैल्यू ऑफ दिस क्या रहेगा ना, ये पूछा हुआ है हमसे। अच्छा आप देखो, एक कंडीशन आपको दे रखा है और आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्या लॉजिक रहेगा सॉल्व करने के लिए ना, समझो कि हमारे पास क्या दे रखा है, a1/a प्लस ओमेगा प्लस 1/b प्लस ओमेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 ओमेगा लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ खास बात अपना क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कराएं तो 1/ओमेगा में यहाँ ले लूं, इसके साथ में प्लस साइन। एक और मैंने क्या किया, सिमेट्री के बेसिस पे लिखा c प्लस ओमेगा 1/b प्लस ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा। ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। हाँ, ऐसे आसानी से लिखा जा सकता है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से अगर बात को समझा जाए, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ऊपर तो क्या बनेगा हमारे पास में, a प्लस बी प्लस 2 ओमेगा, मतलब मैंने पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, अपॉन में यहाँ क्या बना, ओमेगा प्लस ए ओमेगा प्लस बी माइनस ऑफ 1/ओमेगा। इसको मैंने ऐसे लिखा ना। इस वाले पार्ट को भी मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपना, c प्लस डी प्लस ऑफ 2 ओमेगा अपॉन में, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ओमेगा प्लस सी और ओमेगा प्लस डी माइनस ऑफ 1/ओमेगा बराबर 0, ये लिखा। अब देखो आगे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ तो क्या बनेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ऑफ a प्लस बी, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, माइनस ऑफ, यहां से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो भैया ये मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा स्क्वायर बनेगा एक तो टर्म, एक ओमेगा ऑफ a प्लस बी बनेगा और एक a इंटू बी बनेगा, ये टर्म बनेगा। ब्रैकेट का और ध्यान रख लेता हूं मैं ना, यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, अपॉन में ऐसे कुछ टर्म आई। ठीक है ना, ये टर्म आया हमारे पास में, ओमेगा प्लस ए और ओमेगा प्लस बी। ठीक है, अपॉन में ओमेगा, ये लिखा हमने ना। अब बात को समझते हैं, प्लस साइन। सिमिलरली अगर मान लो कि मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को भी अगर सिंप्लीफाई करें तो ये तो बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, c प्लस का d बनेगा और ओमेगा। चलो मैं अब डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ ना। ओमेगा स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा
हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ सी प्लस डी इंटू ओमेगा बनेगा और माइनस ऑफ सी डी बना। ठीक है, सी प्लस डी ओमेगा से सी प्लस डी ओमेगा कट जाएगा, टू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब। ठीक है, ऐसे देखो तो यहाँ से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर, और ये फाइनली सिंप्लीफाई ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आया और माइनस ऑफ ए बी आया, मतलब अल्टीमेटली ये वाला टर्म बना। और नीचे वाले पार्ट को अगर मैं लिखूं तो ये ओमेगा प्लस ए और ये ओमेगा प्लस बी, और ओमेगा यहाँ लिखा हुआ है प्लस साइन ऑफ। इस वाले पार्ट को अगर देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ से है और माइनस ऑफ सी डी यहाँ से है। अपॉन में अगर समझा जाए तो ओमेगा ओमेगा प्लस सी और ओमेगा प्लस डी कुछ ऐसे लिखा हुआ बराबर जीरो। एक काम करते हैं, ओमेगा को तो हटा देते हैं, कॉमन लेकर के हट जाएगा ओमेगा, तो ना जीरो में चला जाएगा। आगे अगर समझा जाए कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का टर्म तो यहाँ आ रहा है, इस वाले पार्ट को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दी तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और यहाँ से सी प्लस डी आ जाएगा और यहाँ से सी डी ये आ जाएगा प्लस साइन ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस सी डी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और यहाँ आएगा ए प्लस बी और यहाँ ए इंटू बी। ठीक है, ये आ गया ना, मतलब सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे है ना। चाहते क्या है वैसे अपने आप ना। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, आगे फिर क्या करना चाहिए ना। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी प्लस डी ऐसे कुछ लिखा हुआ, ओमेगा पावर 4 लिखा हुआ है ना। अब देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ, ओमेगा को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सभी टर्म से, और मैं सिस्टमेटिक टर्म्स को लिखना शुरू करता हूँ। ओमेगा पावर 4 हमने यहाँ से लिखा, ओमेगा क्यूब तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, सी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब को मैं 1 भी लिख दूंगा ना, और यहाँ से अपना लिखे तो ओमेगा स्क्वायर सी इंटू डी, ये लिखा हमने पहला वाला टर्म ना। फिर दूसरे वाले टर्म को अगर सिंप्लीफाई करें ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ओमेगा ए इंटू बी और सी प्लस का डी ये आया, और यहाँ से बनेगा माइनस ऑफ ए बी सी डी। ये बना हमारे पास फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया ना। दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओमेगा यहाँ पे लिखा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है ना, सही चल रहा है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कलर भी चेंज कर देता हूँ ना। ओमेगा पावर 4 तो हमने यहाँ से लिखा, ठीक है। ओमेगा क्यू जब यहाँ लिखेंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस का बी, और यहाँ से बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी, ये आया। माइनस का फिर हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू सी डी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी डी को ना, माइनस ऑफ ओमेगा सी डी हमने यहाँ लिखा, और यहाँ आ जाएगा अंदर में ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ऑफ ए बी सी डी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब देखो पॉइंट को समझो, पॉइंट क्या समझना है। ओमेगा पावर 4 को तो मैं ओमेगा लिख दूंगा और यहाँ ओमेगा लिख देंगे, तो चलो ये तो हमारे पास में क्या बना, 2 ओमेगा बना। ठीक है, ओमेगा क्यू और ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई, मुझे समझ में आएगी ना। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की टर्म यहाँ लिखी हुई है। ओमेगा स्क्वायर सी डी प्लस का आ रहा है और यहाँ माइनस का आ रहा है, और ये प्लस और माइनस का ये कैंसिल हो गया। ठीक बात है ना। अब समझो बात को, माइनस ओमेगा यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, ए बी सी डी करके बच रहा है टर्म। ओमेगा का टर्म तो हमारे पास कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी। यहाँ से बच रहा है ए सी डी और यहाँ से बच रहा है एक बी सी डी, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एग्जाम समेशन ऑफ ए बी सी लिखा हुआ है एक तरह से। ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी बराबर 0 लिखा हुआ है। बड़ा ध्यान से समझना आप लोगों ने, बहुत ही ध्यान से। अब देखो पूरे सवाल में अब मैंने क्या किया, ओमेगा की टर्म को एक साथ लिखा, ठीक है, या फिर मैं पहले रियल टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ और फिर इमेजिनरी टर्म्स को लिखते हैं ना। इमेजिनरी मतलब ओमेगा वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं। चलो ठीक है, तो हमारे पास में क्या आया, पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी, ये टर्म आया। उसके बाद में प्लस साइन, ठीक है, ओमेगा का टर्म मैंने यहाँ लिखा, और ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ समेशन ऑफ ए बी सी करके आ जाएगा ना, बराबर 0।
अब देखो यहां से अगर बात समझे कि ये ओमेगा का टर्म लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो अब इस तरह का टर्म लिखा हुआ है तो भैया इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, जीरो आ रही है। अब यहां से पहले आप एक कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या सीखना है कि जैसे मान लो कि आप जैसे समझो a प्लस बी ओमेगा बराबर जीरो है, और ओमेगा हमारे पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ए और बी रियल है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है इसको, a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 बराबर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस बी बाई टू बराबर जीरो, रियल पार्ट जीरो आएगा, ओमेगा प्लस ले लो या माइनस ले लो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो बी बाई टू बराबर इमेजिनरी पार्ट कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, इधर रूट 3 और लगा देते हैं। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना है, जीरो आया, b की वैल्यू को यहाँ रखा तो a का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब a और b का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मतलब अगर a प्लस बी ओमेगा बराबर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन भी जीरो रहेगा और ये वाला पोर्शन भी जीरो रहेगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए बी सी डी बराबर जीरो आ गया, एंड समेशन ऑफ ए बी सी बराबर कितना आ गया, टू आ गया, ठीक। तो ये दो कंडीशंस आई हमारे पास। अब देखो आप ऑप्शंस की तरफ जाए ना, एक बार थोड़ा सा और मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास समझा जाए तो एक तो ए बी सी बी सी डी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। ये तो टू आ रहा है, तो पहले का ऑप्शन तो हमारे पास टू हुआ, मतलब सिक्स का बी ऑप्शन हुआ। दूसरा देखो ये भी निकल के आ गया स्टार वाला, है ना। स्टार वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको टू टाइम्स ऑफ एबीसीडी यहाँ लिख देते हैं और इसको डिवाइड लगा देते हैं। तो एबीसीडी से डिवाइड लगाएंगे तो वन अपॉन ऑफ बीसीडी, वन अपॉन ऑफ एसीडी, वन अपॉन ऑफ एबीडी, वन अपॉन ऑफ एबीसी, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इसका आंसर भी टू आ रहा है, इसका आंसर भी टू आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 7 में, है ना। ठीक है, तो पूरा ही सॉल्व करते हैं सेवंथ को, यहां तक तो आपने सीख लिया। अब सेवंथ क्वेश्चन, तो भैया हमें इसका वैल्यू निकालना है, वन अपॉन ऑफ वन प्लस ए, वन अपॉन ऑफ वन प्लस बी, वन अपॉन ऑफ वन प्लस सी और वन अपॉन ऑफ वन प्लस डी, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो एक तरीका तो हम ये लगा सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, चारों का एलसीएम एक साथ मत लिया करो तो लेंदी हो जाता है ना, दो दो का एलसीएम लिया करो। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा टू प्लस ऑफ ए प्लस का बी आ गया, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, वन प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, नीचे वाली टर्म को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया, प्लस साइन ऑफ, ये बनेगा टू टाइम्स ऑफ सी प्लस डी, यहाँ से बना, और नीचे वाला टर्म आ जाएगा हमारे पास में वन प्लस सी प्लस डी प्लस सी डी, कुछ ऐसे है, ये आ गया ना, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं ना, बहुत लेंथी पड़ा ना। क्या इसका एक और तरीका था, वो भी थोड़ा सा ही लेंथी था ना, वो भी इतना ही लेंथी था, तो इसलिए मुझे ये ज्यादा सही लगा ना। टू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले टू को मल्टीप्लाई किया तो टू टाइम्स ऑफ टू सी प्लस डी हमने यहाँ से लिखा, प्लस का टू सी डी लिखा। अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही लिखता है उसके नीचे, है ना। तो ए यहाँ से आएगा, ए सी यहाँ से आएगा, ए डी यहाँ से आएगा, प्लस का ए सी डी आ जाएगा, ठीक है। बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का बी आएगा, प्लस का बी को मल्टीप्लाई किया तो फिर प्लस का बी सी आएगा, प्लस का सी डी आ जाएगा, बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी डी आएगा, और प्लस का बी सी डी आ गया। ये तीन टर्म्स तो यहाँ से ऐसा कुछ है ना, प्लस साइन ऑफ, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो टू टाइम्स ऑफ टू ए प्लस टू बी प्लस ऑफ टू ए बी, ये टर्म आया, सॉरी, उसके बाद में प्लस साइन ऑफ, सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी सी आया, फिर डी को मल्टीप्लाई किया तो डी प्लस, तो डी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी प्लस, फिर डी ए प्लस डी बी प्लस और ए बी डी, ऐसे कुछ टर्म है। अपॉन में हमारे पास में ये कुछ टर्म्स आ रही है ना, ठीक है, काफी बड़ा हुआ ना। अगर इसको जोड़ा जाए ना, चलो थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। बाकी टू यहाँ पे लिखा हुआ, टू यहाँ लिखा हुआ, तो कितना जाएगा, फोर तो यहाँ से आ गया, पहली बात तो ना।
अब 2 टाइम्स ऑफ सी यहाँ से लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ डी यहाँ से लिखा हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एबीसीडी तो यहाँ से आ जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ एबीसीडी। ए इधर लिखा हुआ है, बी इधर लिखा हुआ है और सी इधर लिखा हुआ है, डी इधर लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में अगर समझा जाए 2 टाइम्स ऑफ सी डी, ठीक है, फिर यहां से ए सी लिखा हुआ है, ए डी लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है और बी डी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा सी डी अगर देखें पहले तो ये दो दो के प्रोडक्ट वाले ये टर्म्स आ रहे हैं ना, और एक 2 टाइम्स ऑफ ए बी यहाँ कहीं आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी और 2 टाइम्स ऑफ सी डी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, कहीं और आ रहा है क्या, ए बी, ए बी कहीं और नहीं आ रहा ना, ए सी देखो यहाँ कहीं आ रहा था, ए सी, ए सी यहाँ कहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ए डी इधर आया और ए डी इधर आया, 2 बार एरो, बी डी इधर आ रहा है और एक बी डी इधर आ रहा है, बी सी इधर आया और ये इधर आया, मतलब एक 2 टाइम्स करके लिखा हुआ है, समेशन ऑफ ए बी ऐसे करके लिखा हुआ है ना, 6 टर्म्स आ गई। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी वाला वो टर्म्स लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा ए बी सी वाला ना, 4 टर्म्स लिखी हुई है, अपॉन में हमारे पास में कुछ ऐसे टर्म्स लिखा हुआ है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब क्या लिखा है अपॉन में 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी और 1 प्लस डी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना। ठीक है, अब समझो बात को, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी डी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी दे रखा है, इसका वैल्यू तो कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, समेशन ऑफ ए बी के वैल्यू की बात करें, समेशन ऑफ ए बी तो नहीं दे रखा है, समेशन ऑफ ए बी सी दे रखा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो हमारे पास में यहां से कितना आ गया, अगर समझा जाए पॉइंट को, इसको भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सिखाते हैं आपको ना। ऊपर तो 4 लिखा हमने, ठीक है, ऊपर 4 लिखा, यहां से कितना आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एबीसीडी आया, 6 टाइम्स ऑफ एबीसीडी, 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी आया। पूरा सॉल्व करते हैं इसको ना, पूरा एकदम अप टू आंसर तक, यहाँ तक 2 आया। अच्छा नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर के लिए समझो आप। यहाँ मैंने एक्स 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 लिखा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 आएगा, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, एक्स पावर 4, इसके रूट्स पता है। फिर आप क्या लिखो, एक्स क्यूब का टर्म मतलब 3 आया, फिर यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखेंगे। फिर आप क्या लिखोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो टेकन 2 एट ए टाइम जब लिखोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, तो उसका वैल्यू 1 आया, समेशन ऑफ ए बी यहाँ से आया। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखेंगे ए बी सी डी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ रहा है ना हमारे पास अपॉन में। तो अब देखो इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व किया जाए तो 2 अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ ना, यहाँ की कुछ गलती कर दी है कि हमने 1 प्लस ए और 1 प्लस बी, तो 2 सही है, यहाँ पर भी 2 ठीक था ना। तो क्या करना है आगे, अगर सॉल्व किया जाए, हाँ a प्लस बी प्लस सी डी के वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वैल्यू कितना दे रखा है, 2 ABCD दे रखा है, तो इसका वैल्यू तो हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ ABCD। इसका वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास में, ABCD, ABCD का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, कुछ नहीं दे रखा ना, मतलब समेशन ऑफ ABC दे रखा है। अच्छा लास्ट में सॉरी एक और टर्म में लिखना भूल गया, 2 के बाद में फिर क्या आएगा, एक x का टर्म आएगा ना, वो समेशन ऑफ ABC लिखेंगे अपना, और यहाँ ABCD लिखेंगे। समेशन ऑफ ABC की बात करें तो समेशन ऑफ ABC का वैल्यू कितना आ रहा था, 2 आ रहा है। हमने क्या किया, रियल पार्ट को एक साथ लिखा, ओमेगा यहाँ से लिखा, ठीक है। समेशन ऑफ ABC का वैल्यू 2 आया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, कहीं तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो मुझे दिख ही रहा है।
1 तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ था, 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो चलो यहाँ 3 लिखा ना, सब कुछ सही जा रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ एबीसीडी यहाँ लिखा हुआ और एबीसीडी यहाँ लिखा हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ एबीसीडी आ गया। ठीक है, ये टर्म मैनेज हुआ, ये टर्म मैनेज हुआ और यहाँ समेशन ऑफ ए बी आया। ठीक बात है ना। यहाँ 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ 3 टर्म्स ये लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, सॉरी 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी बचेगा। 2 कॉमन लिया तो समेशन ऑफ ए बी बचा, ये आया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, तो इसका आंसर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इज आंसर, मतलब सभी का आंसर 2 आया, कमाल की बात है ना। सॉल्व करने पर इसका आंसर भी 2 आया, इसका आंसर भी 2 आया, ठीक है, और इसका आंसर भी 2 ही आ रहा है ना। ठीक है, चेक करते हैं, बी ए डी, इसका आंसर बी ए डी है ना, 6 7 का आंसर बी ए और स्टार का आंसर डी। बी ए 6 7 का बी ए और स्टार का आंसर डी है ना, सही है ना, सभी का आंसर 2 2 आया है ना। ओके स्टूडेंट्स, बहुत टाइम लगा ना। देखो ये सब क्या मुझे एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है, तो सब क्या लिखने में टाइम लग जाता है। बाकी अगर खुद से करना होता है ना, कि हार्डली अपना 3 1 मिनट 4 मिनट में जल्दी से सॉल्व हो जाता है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी इस डीपीपी में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम सही प्रॉब्लम थी, इसने थोड़ा टाइम भी लिया। प्रॉब्लम में तो 3 थी ना, बात समझ रहे हो ना, 3 प्रॉब्लम्स, ऑन एन एवरेज 3 का एवरेज भी आप जाओ, 3 मिनट्स का एवरेज, 9 मिनट्स तो लगना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने 3 प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया ना। नाउ उसके बाद करते हैं हम आगे की बात, आगे। ओके, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ गया अब हमारे पास में ना। क्या दे रखा है हमारे पास, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम है। ए और बी दो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दे रखा है, सच दैट कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज समथिंग, ऐसे ही कुछ दे रखा है। डिटरमिनेंट ऑफ दिस हमसे पूछा हो, इसका डिटरमिनेंट बताओ। कमाल की बात है ना। अब देखो, ए इनवर्स बी ए ट्रांसपोज और आई यहाँ लिखा हो, इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है, और ये कंडीशन दे रखा है। ठीक है, जो दे रखा है उसको पहले लिखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 3i, ये दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 12a इनवर्स, 12a इनवर्स माइनस ऑफ बी ए ट्रांसपोज प्लस का i। ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखो पॉइंट समझो। सवाल में हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, ए इनवर्स को तो मैं यहां से लिख सकता हूँ ना, ए इंटू, इसको मैंने ऐसे लिखा, ए ट्रांसपोज बाई 4 दैट इक्वल्स टू आई। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, तो मतलब ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहली बात, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ए बी बराबर आई लिखा हुआ है, आई बराबर बी ए लिखा हुआ है। दो मैट्रिक्स ए और बी इस तरह से, ए इंटू बी आई आ रहा है या फिर बी इंटू ए अगर आई आ रहा है। ठीक है, तो ए को हम बी का इनवर्स कहेंगे या बी को ए का इनवर्स कहेंगे, तुम्हारे पास ये आ गया। अब देखो पहली बात तो मुझे क्या समझ में आई कि 12 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बाई 4 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, बी ए ट्रांसपोज प्लस आई। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बात समझते हैं यहां तक की बात। 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। एक काम कर सकते हैं हम, आई के वैल्यू कैसे पुट कर सकता हूँ, ट्रांसपोज के फॉर्म में। अच्छा, कभी भी जैसे अपने एक तो हमारे पास ये आ गया, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो गया ना, जितना हो सकता था उतना हमने कर लिया। 3a ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ बी ए ट्रांसपोज यहाँ लिखा। एक काम करता हूँ, मैं आई का वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए ट्रांसपोज बाई 4 पुट कर देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारण क्या है कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। ए ट्रांसपोज अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ 3i बचेगा, माइनस का यहाँ से b आ जाएगा, यहाँ से a बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज यहाँ बाहर आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है ना, इसकी वैल्यू यहाँ चल रही है। अच्छा, अब देखो इस पर आओ, क्या करना चाहिए, कभी भी अगर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दे रखा है और ऐसे ए प्लस बी दे रखा है, तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन का फिर से एक ट्रांसपोज लेकर के सिंप्लीफाई किया करो। मैंने फिर से ट्रांसपोज लिया, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अंदर फॉर्मूला लग गया, यहाँ ए ट्रांसपोज आएगा, यहाँ बी ट्रांसपोज आएगा, 3i का ट्रांसपोज आई आ जाएगा, ये आ गया। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू रखा तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ से आया माइनस ऑफ 3i आया।
ठीक है, a प्लस बी यहाँ कहीं लिखा हुआ है और प्लस का 3i यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, और a प्लस बी इधर गया तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी यहाँ से आया, ऐसे कुछ आ जाएगा। यहाँ से कितना होना माइनस का 6 यहाँ से होगा, इधर जाएगा तो 9i बन रहा है। मतलब मेरे पास अगर देखा जाए तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 3i आ गया। 3i माइनस बी का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, a आ गया। यहाँ से देखो 3i माइनस बी का वैल्यू a आया, वाह 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 वाह, तो बात बन गई। तो यहाँ से a आ गया, तो a यहाँ से लिखा हुआ a/4 यहाँ से लिखा हुआ, और a ट्रांसपोज, इसको a ट्रांसपोज लिख देते हैं, डिटरमिनेंट ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, या फिर ऐसे लिखो a डिटरमिनेंट लिख देते ना, 5a/4 है ना। बात को समझो आप लोग, 5/4 डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a 5/4 को बाहर निकाला, 5/4 डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर, ये आंसर आया। ठीक है, बट डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू भी तो रख सकते हैं हम लोग, कैसे a इंटू ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है 4i। ठीक है, तो बोथ साइड आपने डिटरमिनेंट लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज अलग कर देंगे तो यहाँ से 4q आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 इतना आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर बराबर कितना है 4q आया, इसकी वैल्यू ही 4q आई, इससे कट गया, कितना आ गया 125 आ गया आंसर। तो क्या आंसर होगा इसका 125। चेक कर लेते हैं 125 8 का आंसर। तो क्वेश्चन आंसर बचे 9th एंड 10th, ये भी फटाफट समझ लेते हैं। 9th क्वेश्चन ये दे रखा है पैराबोला पर, 10th भी बढ़िया, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, परफेक्ट जेई एडवांस से प्रॉब्लम, छोटे छोटे से आसान आसान से। सवाल को समझो, इफ L1 be the reflection of the tangent to this parabola, L1 be the reflection of a tangent, tangent का रिफ्लेक्शन drawn at point P in the line, इस लाइन में इसका रिफ्लेक्शन है ना, ये दे रखा है। If area of the triangle formed by line L1 and the tangent and the straight line y बराबर 2 is 64, then find the एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का एब्सिसा निकालना है। तो देखो प्रॉब्लम को समझो बात को, पैराबोला क्या दे रखा है आपके पास में y-2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ x-1। ठीक है, x बराबर 1 तो मतलब यही से लाइन आ रही है, तो मैंने क्या किया, सो कैपिटल y स्क्वायर बराबर 4a कैपिटल x मान लिया। ठीक है, x-1 का मतलब क्या हुआ, x-1 बराबर 0 मतलब कैपिटल x बराबर 0। ठीक है, तो इसको कैपिटल x और इसको कैपिटल y, समझो बात को। हमने क्या किया, डायग्राम को रेफरेंस बदल दिया ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें बना लो डायग्राम, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एब्सिसा पूछा है ना, तो निकाल देंगे, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट P पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले लिए t, t का मतलब कितना हो 80 स्क्वायर, a का वैल्यू कितना आ रहा है 4x, a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो t स्क्वायर 2t आया। टेंजेंट का अगर इक्वेशंस लिखे हैं ना तो ये आ जाएगा ना, ty इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ty इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, x भी कैपिटल x और y भी कैपिटल y, इसके लिए लिखना है। अच्छा पॉइंट समझो, x-1 मतलब x बराबर 0 मतलब y एक्सिस ये रहा। ठीक है, ये टेंजेंट है, L1 विद द रिफ्लेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू दिस पैराबोला, इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूं तो भैया ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इस लाइन का इसके अबाउट अगर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये टेंजेंट, ये L क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आसानी से निकाला जा सकता है ना, ये वाला पॉइंट तो हम लिख ही सकते हैं, टेंजेंट का x एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x एक्सिस पे कितना आ जाएगा y बराबर 0, y बराबर 0 लिखा तो x का वैल्यू कितना है माइनस का t स्क्वायर 0 आया, ये आ गया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द एरिया इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन L1, L1 हमारे पास में ये है, टेंजेंट ये टेंजेंट है, एंड द स्ट्रेट लाइन y बराबर 2, y बराबर 2 का मतलब क्या हुआ y-2 हुआ बराबर 0, और y-2 का अपने क्या मान रखा है कैपिटल Y, मतलब कैपिटल Y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस। ओके, तो मतलब ये जो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारे पास 64 दे रखा है, इस पूरे का एरिया
64 है। अच्छा देखो ये इसका मिरर इमेज है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लिख दोगे आप, t² 0 लिख देंगे। ये वाला पॉइंट मैं आसानी से लिख ही सकता हूँ। एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे क्या होगा, x बराबर 0, तो x बराबर जब 0 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, टी वाई, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, 0, t आएगा। ठीक है, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मुझे लिखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, हाफ बेस लेंथ, यहाँ t² तो कितना आ जाएगा 2t² इनटू हाइट कितना आ रहा है, t आ रहा है, हाइट t आ गया। ठीक है, दैट इज कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से TQ बराबर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4Q, तो मतलब t बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, t का वैल्यू 4 आ रहा है, t का वैल्यू 4 आया तो इस पॉइंट का मुझे एब्सिसा लिखना है, तो एब्सिसा क्या आएगा पॉइंट P का, x बराबर t², कैपिटल X बराबर, कैपिटल X है क्या, x - 1, t² कितना आ जाएगा 16, तो स्मॉल x बराबर कितना है 17 आया, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो स्मॉल x इक्वल टू कितना है 17 आया, तो एब्सिसा कितना आ जाएगा 17 आएगा। ठीक है, तो यही आएगा ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, सही है तो। ओके बच्चों, आगे मूव करते हैं 10th प्रॉब्लम ना। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, मतलब इस कंसेप्ट को मैं आपको पहले की जो वीडियोज है ना, मतलब अभी मैथमेटिक्स अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो 1 to 10 में कहीं ना कहीं मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस कंसेप्ट को। आई डोंट नो कहाँ डिस्कस किया है, किस डीपीपी में डिस्कस किया है ये नहीं पता, बट इस डिस्कशन हो चुका है। प्रॉब्लम बहुत आसान है, एफ एंड जी टू फंक्शन दे रखे हैं, साथ में ऐसे कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, मतलब वैल्यूज वगैरह पता है, 1 पर 2 पर 9 और 10 पर ऐसे वैल्यूज है ना। इसको पढ़ने में बहुत से बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, 0 से लेकर 2 यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे कुछ टर्म है ना, x², ठीक है, gx, यहाँ से कुछ ऐसे टर्म लिखा हुआ है, ये एक साथ है ना, x² फिर माइनस दिस इनटू ना, फिर ब्रैकेट लगाया माइनस x², ये अलग टर्म है। अब देखो, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g इनवर्स ऑफ dx, इसका वैल्यू निकालना है, ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे आप खुद ही समझ जाओगे, तो समझो 0 से लेके 2 बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा, x² मैंने यहाँ लिखा, g यहाँ लिखा, ब्रैकेट्स का ध्यान देना है, f of x³ प्लस 1 यहाँ आ गया, फिर यहाँ ब्रैकेट और यहाँ फिर f डैश ऑफ x³ प्लस 1, ठीक है, x² और dx, इस टर्म को अलग कर दिया, माइनस साइन यहाँ पर आ रहा था, चलो मैं इसको इधर ले गया, 0 के बाद ले गया 3, 0 से लेकर के 2 x² dx आ गया। ठीक है, ऐसे बात को समझो आप लोग ना। अब मैं एक काम करता हूँ, लेट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने f of x³ प्लस 1 इसको t माना, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो f डैश ऑफ x³ प्लस 1 3x² dx बराबर dt। ठीक है, f डैश ऑफ x³ और x² dx यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है, dt/3 आया। ठीक है, तो x बराबर अगर देखो, अब यहाँ लिमिट की बात करें तो x बराबर 0 पुट किया तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, f of 1, 2 पुट कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, f of 9, यही है। ठीक है, अंदर देखो बात समझे तो यहाँ g लिखा हुआ है, यहाँ कितना आ जाएगा t, इस पूरी एक्सप्रेशन को t माना है। ये पूरा हिस्सा ये किस में चला जाएगा हमारे पास में, f डैश ऑफ x² dx, तो dt/3 में चला जाएगा, dt/3 में चला गया, बराबर साइन। ओके, यहां से लिख लेना, तो 3 तो यहाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो x³/3 आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो सॉरी 0 से लेकर के 2 आया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। gt dt, तो यहाँ से लिखा हमने f of 1 से लेकर के f of 9 तक इंटीग्रेट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आया, ये इसका इंटीग्रेशन आया। ठीक है, यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब देखो सवाल में क्या कहना चाह रहा है, अब मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखाता हूँ, इसका आपको लिमिट निकालना है, सॉरी इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है।
पहले तो कंसेप्ट सीखो, जी ऑफ टी लिखें या जी ऑफ एक्स लिखें की बात है ना। जी ऑफ एक्स डी एक्स एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको ढंग से याद होना चाहिए। जी ऑफ डी एक्स बराबर, मतलब जी एक्स लिखा हुआ है साथ में जी इनवर्स एक्स डी एक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये x बराबर अगर a से लेकर के x बराबर b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x बराबर a पर तो यहाँ कितना जाएंगे हम, g ऑफ a से लेकर के g ऑफ b तक। ठीक है, तो ये भी x बराबर ही है ना, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दिया तो ये आ गया। मतलब क्या है, समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ अगर a रखा हुआ है तो x में अगर gx में अगर a रखेंगे तो g का आउटपुट कितना आ रहा है, ये आया g। तो यहाँ जो लिमिट लगाएंगे ना, यहाँ तो हम gx के इनपुट पे लिमिट चलेगी, यहाँ पर हम gx के आउटपुट पे लिमिट, मतलब g ऑफ a से g ऑफ b तक जाएंगे। अगर ऐसा है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट g ऑफ a। ये फंडा है हमारे पास, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब क्या करते हैं, प्रॉब्लम को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो f ऑफ 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 4th g ऑफ t हो ना। तो क्या करना चाहिए, अब समझो बात को, f ऑफ 1 से f ऑफ 9 तक अपना जा रहा है g ऑफ t है ना, तो ये g में ही ऐसे लिमिट लगा देते हैं। f ऑफ 1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ, f ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और f ऑफ 9 का वैल्यू कितना है, 10 आया है। f ऑफ 1 का वैल्यू 2 आ रहा है और f ऑफ 9 का वैल्यू 10 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, f ऑफ 1 का वैल्यू 2 आया और f ऑफ 9 का वैल्यू 10 आया, तो 2 से लेकर 10 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। अब देखो बात को ध्यान से समझो, 2 से लेकर 10 तक g ऑफ t dt या g ऑफ x dx कुछ भी लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब g इनवर्स ऑफ x dx बराबर, अब इसका लिमिट मुझे चाहिए ना। अब ये वेरीफाई कर लो कि 2 पर, यहां पर जब 2 डालेंगे तो भैया ये लिमिट जानी चाहिए g ऑफ 2 से लेकर के g ऑफ 10 तक। अब देखो इसने शायद लिमिट दे भी रखा है ना 4, g ऑफ 2 की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, हमें तो इससे मतलब है g ऑफ 2 का वैल्यू कितना, 4 दे रखा है, क्या 4 दे रखा है, सही बात है। g ऑफ 10 का वैल्यू कितना दे रखा है, g ऑफ 10 का वैल्यू 20 दे रखा है, सही बात है। और हमें लिमिट कितना चाहिए था, 4 से 20 ही चाहिए था, 4 से लेकर 20 तक ही चाहिए था। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट का प्रोडक्ट किया तो 200, लोअर लिमिट का प्रोडक्ट किया तो 8 आया, तो यहाँ से कितना आ गया, 192 आया। इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू 24 आ रहा है तो यहाँ से -24 कर देंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 194 माइनस 24, ठीक है। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 यहाँ से बचा, तो 1 यहाँ पर दे दिया, 3 हो जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा, 168 ये आंसर आया। सही किया ना, सही है ना, ये आंसर आ जाएगा। कितना आया, 168। चेक करते हैं पूरा ना, ये बहुत सही आंसर, हम पूरा आंसर चेक करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं ना, 168 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको देखो ये सारी प्रॉब्लम्स सभी अच्छे ढंग से क्लियर हो गए ना। एचडीपीपी की तरफ चले तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपने अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक ब्रीफ आप फिर से देख सकते हो सभी प्रॉब्लम सबके आंसर्स की। तो स्टूडेंट देखो सभी प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे ढंग से सॉल्व किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपनी प्रिपरेशंस को ऐसे ही अच्छे से करते रहो। लास्ट में आपको क्या बोलूं मैं, आपको खुश रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।